एवी क्लासेज में आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं एक आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हूँ और मैंने 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया था। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किए, कुछ बोलते हैं हमने 16 घंटे तक पढ़ाई करी, एग्ज़ाम क्लियर किए, कुछ बोलते हैं 4 घंटे। तो आप हम सभी देखते हैं कि हमने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो वो हमें यही बताते हैं, अपनी-अपनी जर्नी बताते हैं, अपनी-अपनी तैयारी का जो भी उन्होंने जितने भी आवर्स पढ़ाई करी, वो हमें बताते हैं। बट स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने घंटे पढ़ने हैं? क्योंकि सबके घंटे अलग हैं। तो स्टूडेंट्स इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आप समझ लीजिए। हाँ, होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट की जो इंटेलेक्ट लेवल है वो अलग-अलग होता है, आईक्यू लेवल अलग-अलग होता है। किसी स्टूडेंट को 1 बार में वही टॉपिक समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 3 बार में समझ में आता है और किसी को हो सकता है वो 4 बार में समझ में आए। तो अगर जो क्योंकि सिलेबस तो डिफाइंड है किसी भी एग्ज़ाम का और एक टाइम भी डिफाइंड होता है कि अगर जो हमें 12 महीने मिले हैं एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए, तो उतने ही सबको मिले हैं। तो अगर जो एक स्टूडेंट जिसको एक बार में किसी टॉपिक को समझ आ जाता है और वो 1 हफ्ते में सपोज़ हमें 4 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे तभी हमारा 1 साल में पूरा सिलेबस कवर होगा। तो वो एक 4 टॉपिक को कवर करने में हफ्ते में सपोज़ एक डेली 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर जो आपको 2 बार लग रहा है टॉपिक को समझने में, तो आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे डेली और अगर जो आपको 3 बार लग रहा है, तो आपको 12 घंटे देने पड़ेंगे और 4 बार लग रहा है, तो 16 घंटे देने पड़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और रिजल्ट सेम रहेगा कि जो एक स्टूडेंट जो 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और जो 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग सेम है, सेम सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो वो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा आपको कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। अगर जो आपका ये क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन एक अराइज होता है स्टूडेंट सभी के माइंड में कि क्या हमें कोचिंग करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, करना ही चाहिए या कोचिंग के बगैर भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है स्टूडेंट? तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि बिना कोचिंग किए भी सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन अपना किया है बिना कोचिंग करे। बट मेरा ये मानना है कि कोचिंग कर लेनी चाहिए, जॉइन कर लेनी चाहिए। कोचिंग का इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोचिंग हमारे लिए करता क्या है, हमें वो समझ लेना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा कि एसेंस क्या है कोचिंग का। कोचिंग हमारे लिए बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट करके देता है। हमारे बेस्ट मटेरियल जो भी उसने सेलेक्ट किया है, जो भी रेफरेंस हमारे लिए वो लेके आया है, उसको बेस्ट वे में डिलीवर करते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं कोचिंग में और जो बेस्ट वे में उन्होंने डिलीवर किया है, फिर वो बेस्ट क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवाते हैं, ढूँढ के रेफरेंस बुक से इधर-उधर से लाके कलेक्ट करके, जो कि आपकी जो भी टारगेटेड एग्ज़ाम है, उसके स्पेसिफिक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। तो स्टूडेंट क्या होता है हमारा बहुत ही टाइम सेव कराते हैं वो और टाइम इज़ द एसेंस इन एनी कॉम्पिटिशन। अगर जो आपका टाइम सेव हो रहा है तो वो टाइम आप अपनी खुद की प्रैक्टिस में दे सकते हैं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके बेटर रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे कंपटीशन में स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग का महत्व बनता है कि कोचिंग जो है हमारे लिए काम करके हमारा टाइम सेव कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग को, तो मेरा ये मानना है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए। कोचिंग एक अच्छी कोचिंग जिसको भी आप बेस्ट कोचिंग समझते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो आप ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर करवा देंगे, आपको बेटर स्टडी मटेरियल आपको ढूँढ के दे देंगे और आपकी मॉक टेस्ट करवा देंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहेंगे, हेल्प करेंगे आपकी। और कोचिंग में दूसरा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्टूडेंट की अगर जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमको एक टाइम के बाद बोर होने लगते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, बाकी लोग तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इधर-उधर एनी हाउ कुछ भी कर रहे हैं, बट हम पढ़ रहे हैं। तो हम कई बार क्या होता है डिरेल होने लगते हैं, फोकस हमारा हटने लगता है और हम कई बार टाइम वेस्ट करने लगते हैं अपना। कोचिंग में क्या होता है कि जब हम एक एनवायरनमेंट मिलता है, हमारे साथ के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो हम भी देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं जो इस युद्ध में, इस जर्नी में, इस जंग में जा रहे हैं, इस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, और भी हैं जो हमारे साथ जो है इसमें जाएँगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहाँ से हमारा मोरल कई बार हाई होता है और
दूसरा क्या होता है स्टूडेंट की जो टीचर्स होते हैं, कई बार कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं अच्छे, वो हमें मोटिवेट भी करते हैं, तो हम वो अपना कंटेंट तो कवर ही करते हैं कोचिंग में आके, साथ ही साथ हमें रेगुलर मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं हमारा मोटिवेशन, ताकि हम डिरेल ना हो, हम इंटरेस्ट हमारा बना रहे स्टडी में। और थ्रू आउट दी, क्योंकि 12 महीने का टाइम हमें कम टाइम नहीं होता है, कई कुछ स्टूडेंट को 2-2 साल तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें इंटरेस्ट बनाए रखना है पढ़ाई में, तो वहां पे हमारा कोचिंग हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो ये दो चीजें, तो इसलिए आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए अगर जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है पैसे से। तीसरी स्टूडेंट जो चीज है वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि होता क्या है स्टूडेंट्स की, हम एक एक जो कॉमन गलती हम बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि जब भी हम मॉक टेस्ट दे के आते हैं, हम मॉक टेस्ट देने के बाद दूसरे मॉक टेस्ट पे फोकस करने लगते हैं, फिर तीसरे पे फोकस करते हैं, फिर चौथे पे फोकस करते हैं, और जो हम मॉक टेस्ट दे के आए हैं हम उसको डंप कर देते हैं, भूल जाते हैं उसको। बट एक्चुअली आपने देखा होगा कि वो मॉक टेस्ट जो आप दे के आए हैं, हार्डली उसमें आपने 50% ही क्वेश्चन, 60% ही अटेम्प्ट किए हैं, अगर जो बहुत आपने परफॉर्म अच्छा किया तो 70% अटेम्प्ट किए हैं। वहां 30, 40, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एक मॉक टेस्ट में जो आपने वहां एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, वो गलती नहीं करनी है, हमें उनको आके उस एग्जाम पेपर के लिए, मॉक टेस्ट के लिए 3 घंटे और देके उस वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो हमसे एग्जाम हॉल में नहीं सॉल्व हुए हैं, उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ लेने हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स की वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं मॉक टेस्ट में, आप क्वेश्चन जो कोचिंग प्रोवाइड कर रही है वो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, और उन उस टाइप के क्वेश्चन और आने की एग्जाम में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो क्वेश्चन अगर जो आपसे सारे बना ले रहे हैं, बन जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा जिस दिन, उस दिन आपका रिजल्ट जितने भी मॉक टेस्ट एग्जाम्स हैं उससे बेटर आएगा। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म फाइनल एग्जाम में कैसे कर लिया। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने मॉक टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी रैंक अच्छी आई है, बट फाइनल एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, और वो खुद सरप्राइज हुए उस टाइम कि यार हमारा टेस्ट, मॉक टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था मैं, लेकिन फाइनल एग्जाम जो हमने दिया तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस इतना बेकार कैसे आ गया। तो ये भी उसके पीछे का एक रीजन है स्टूडेंट्स की, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं हमें सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। जो एग्जाम हॉल में बन गए वो अच्छी बात है, जो नहीं बने स्टूडेंट्स वो हमें घर पे आके बैठ के उनको सॉल्व कर लेना है, उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेना है और उस पर और प्रैक्टिस कर लेना है। उससे आपका थारूली जो है वो कवर हो जाएगा सिलेबस, कुछ भी छूटने की गुंजाइश नहीं रहती है मोस्टली आप देखेंगे, और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका बेस्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीसरी चीज थी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो ये 3 चीजें जो है आप समझ लेना है कि, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड, निर्भर करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैलिबर क्या है। आपको कोचिंग करना या नहीं करना है, उसमें मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको कोचिंग कर लेना चाहिए, ताकि कोचिंग कर लेने से आपको वहां से जो हेल्प मिलेगी, आपका टाइम सेव होगा, वो टाइम आप अपनी प्रैक्टिस में दीजिए। और तीसरा स्टूडेंट्स, आपको जो भी मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हल कर लेना है, और उस पे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। इसके बाद ही एग्जाम में जाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप अपने कमेंट्स जो है स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही एग्जाम की तैयारी के दौरान। आप ये जो हमने डिस्कशन यहाँ पे किए पॉइंट्स का, क्या आपने ये सारी चीजें फॉलो किए हैं वहाँ पे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको ये वीडियो मिलती रहे, इंपॉर्टेंट वीडियो, ताकि उनको कुछ कंपटीशन में हेल्प मिल सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।